चैप्टर 6 जंगल में उसकी पहली रात टार्जन के बेटे की याददाश्त में सबसे लंबे समय तक बनी रही। किसी भी जंगली मांसाहारी जानवर ने उसे डराने की कोशिश नहीं की। कभी भी किसी वीभत्स बर्बर जानवर का कोई निशान नहीं था, या अगर था भी तो लड़के के परेशान दिमाग ने उनका कोई संज्ञान नहीं लिया। उसकी अंतरात्मा अपनी मां की पीड़ा के बारे में सोचकर परेशान हो जाती थी। आत्मा दोष ने उसे दुख की गहराई में डुबो दिया। अमेरिकी की हत्या ने उसे बहुत कम या बिल्कुल भी पछतावा नहीं दिया। उस आदमी ने अपनी नियति अर्जित की थी। इस बात पर जैक का पछतावा मुख्य रूप से उस प्रभाव के कारण था जो कॉन्डन की मौत ने उसकी अपनी योजनाओं पर डाला था। अब वो सीधे अपने माता पिता के पास नहीं लौट सकता था जैसा कि उसने योजना बनाई थी। आदिम सीमावर्ती कानून का डर, जिसके बारे में उसने बहुत ही रंगीन काल्पनिक कहानियां पढ़ी थीं, ने उसे जंगल में एक भगोड़े की तरह धकेल दिया था। इस समय वह तट पर लौटने का साहस नहीं कर सका। ऐसा नहीं कि वह व्यक्तिगत भय से इतना अधिक प्रभावित था, बल्कि इसलिए कि वह अपने पिता और माता को और अधिक दुख से बचाना चाहता था तथा इस हत्या के मुकदमे के घिनौने अपमान से उनके सम्मानित नाम को बचाने की इच्छा रखता था। दिन ढलने के साथ ही लड़के का उत्साह बढ़ने लगा। उगते सूरज के साथ ही उसके सीने में नई उम्मीद जगने लगी। वो किसी और रास्ते से सभ्यता में लौटेगा। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह दूर दराज के तट पर एक छोटे से व्यापारिक चौकी में अजनबी की हत्या से जुड़ा हुआ था। पेड़ की जड़ में बड़े बंदर के पास बैठा लड़का लगभग पूरी रात बिना सोए कांपता रहा। उसका हल्का पजामा जंगल की ठंडी नमी से थोड़ी ही सुरक्षा कर रहा था, और केवल उसका वह हिस्सा जो उसके झबरा साथी के गर्म शरीर से दबा हुआ था, आराम के करीब था। और इसलिए उसने उगते सूरज का स्वागत किया, जो गर्मी और रोशनी दोनों का वादा करता था। धन्य सूर्य, शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने वाला। उसने अकुत को हिलाकर जगाया। आओ, उसने कहा, मुझे ठंड लग रही है और भूख लगी है। हम वहां बाहर धूप में भोजन की तलाश करेंगे। और उसने एक खुले मैदान की ओर इशारा किया, जो छोटे पेड़ों और नुकीली चट्टानों से भरा हुआ था। लड़का बोलते बोलते जमीन पर गिर गया, लेकिन बंदर ने पहले ध्यान से इधर उधर देखा, सुबह की हवा सूंघी। फिर, संतुष्ट होकर कि आसपास कोई खतरा नहीं है, वह धीरे धीरे लड़के के पास जमीन पर उतर आया। नुमा और उसका साथी सबोर उन लोगों पर दावत करते हैं जो पहले उतरते हैं और बाद में देखते हैं, जबकि जो पहले देखते हैं और बाद में उतरते हैं वे खुद को दावत देने के लिए जीते हैं। इस प्रकार बूढ़े बंदर ने टार्जन के बेटे को जंगल की विद्या का पहला पाठ पढ़ाया। वे दोनों साथ साथ उबड़ खाबड़ मैदान में चल पड़े, क्योंकि लड़का पहले गर्म होना चाहता था। बंदर ने उसे चूहों और कीड़ों को खोजने के लिए सबसे अच्छी जगहें दिखाईं, लेकिन लड़के को केवल घृणित चीजों को खाने के विचार से ही घबराहट हो रही थी। उन्हें कुछ अंडे मिले और उन्होंने इन्हें कच्चा ही चूसा, साथ ही उन्होंने जड़ें और कंद भी खाए जिन्हें अकुत ने खोदा था। मैदान से आगे और एक छोटी चट्टान के पार वे पानी पर पहुंचे एक उथले पानी के गड्ढे में खारा, बदबूदार पदार्थ, जिसके किनारे और तल कई जानवरों के पैरों से कुचले हुए थे। जब वे पास पहुंचे तो जेब्रा का एक झुंड सरपट भाग गया। लड़का अब तक इतना प्यासा हो चुका था कि वो पानी जैसी किसी भी चीज पर आपत्ति नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपना पेट भर लिया, जबकि अकुत किसी भी खतरे के प्रति सतर्क होकर सिर उठाए खड़ा था। पीने से पहले बंदर ने लड़के को सावधान रहने के लिए कहा, लेकिन पीते समय वह समय समय पर अपना सिर उठाकर पानी के गड्ढे के दूसरी तरफ 100 गज दूर झाड़ियों के झुंड की ओर एक नज़र डालता था। जब उसने पानी पी लिया तो वह उठा और लड़के से उस भाषा में बात की जो उनकी साझा विरासत थी, महान वानरों की भाषा। क्या कोई खतरा नजदीक नहीं है? उसने पूछा। कोई नहीं, लड़के ने जवाब दिया। जब तुम शराब पी रही थी तो मैंने कुछ भी हिलता हुआ नहीं देखा। तुम्हारी आंखें तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन जंगल में बहुत कम, बंदर ने कहा। यहाँ, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें अपने कानों और नाक पर निर्भर रहना होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी नाक पर। जब हम पानी पीने के लिए नीचे आए तो मुझे पता था कि पानी के गड्ढे के इस तरफ कोई खतरा नहीं है, वरना जेब्रा इसे देख लेते और हमारे आने से पहले ही भाग जाते। लेकिन दूसरी तरफ जहां हवा चलती है,
खतरा छिपा हो सकता है। हम इसे सूंघ नहीं सकते थे क्योंकि इसकी गंध दूसरी दिशा में बह रही थी, और इसलिए मैंने अपने कान और आंखें हवा की दिशा में झुका ली जहां मेरी नाक नहीं जा सकती थी। और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? लड़के ने हंसते हुए पूछा। अकुत ने इशारा करते हुए कहा, मैंने नूमा को झाड़ियों के उस झुरमुट में बैठे हुए पाया जहां लंबी घास उगती है। शेर, लड़के ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता? मैं तो कुछ भी नहीं देख सकता। नूमा तो वहां है, बड़े बंदर ने उत्तर दिया। पहले मैंने उसे आहें भरते सुना। तुम्हें नूमा की आहें शायद घास और पेड़ों के बीच हवा द्वारा की जाने वाली अन्य आवाज़ों से अलग न लगे, लेकिन बाद में तुम्हें नूमा की आहें पहचाननी होंगी। फिर मैंने देखा और आखिरकार मैंने देखा कि ऊंची घासें एक बिंदु पर हवा के बल के अलावा किसी अन्य बल से हिल रही हैं। देखो, वे नूमा के विशाल शरीर के दोनों ओर फैली हुई हैं, और जब वह सांस लेता है, तुम देखते हो। तुम दोनों ओर थोड़ी सी हलचल देखते हो जो हवा के कारण नहीं होती, वह हलचल जो अन्य घासों में से किसी में नहीं होती। लड़के ने अपनी आंखें तान ली, एक सामान्य लड़के को विरासत में मिलने वाली आंखों से बेहतर, और अंत में उसने खोज का एक छोटा सा विस्मयादिबोधक दिया। हाँ, उसने कहा, मैं देख रहा हूँ। वह वहाँ लेटा है, और उसने इशारा किया। उसका सिर हमारी तरफ है। क्या वह हमें देख रहा है? नूमा हमें देख रहा है, अकुत ने उत्तर दिया, लेकिन हम बहुत कम खतरे में हैं, जब तक कि हम बहुत करीब न आ जाएं, क्योंकि वह अपने शिकार पर लेटा हुआ है। उसका पेट लगभग भर गया है, या हम उसे हड्डियों को कुतरते हुए सुन सकते हैं। वह केवल जिज्ञासा से चुपचाप हमें देख रहा है। अभी वह अपना भोजन फिर से शुरू कर देगा या वह उठकर पानी पीने के लिए नीचे आ जाएगा। चूंकि वह न तो हमसे डरता है और न ही हमें चाहता है, इसलिए वह हमसे अपनी उपस्थिति छिपाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अब नूमा को जानने के लिए सीखने का एक बढ़िया समय है, क्योंकि अगर आप जंगल में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो आपको उसे अच्छी तरह से जानना सीखना होगा। जहाँ बड़े वानर बहुत हैं, वहाँ नूमा हमें अकेला छोड़ देता है। हमारे नुकीले दांत लंबे और मजबूत हैं, और हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं और वह भूखा होता है तो हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आओ, हम उसका चक्कर लगाते हैं और उसकी गंध को पकड़ते हैं। जितनी जल्दी आप इसे पहचानना सीख लेंगे उतना ही बेहतर होगा, लेकिन जब हम उसके चारों ओर घूमेंगे तो पेड़ों के करीब रहें, क्योंकि नूमा अक्सर वही करता है जिसकी उससे सबसे कम उम्मीद की जाती है। और अपने कान, अपनी आंखें और अपनी नाक खुली रखें। हमेशा याद रखें कि हर झाड़ी के पीछे, हर पेड़ में और जंगल की हर घास के बीच एक दुश्मन हो सकता है। जब आप नूमा से बच रहे हों तो उसके साथ ही सबोर के जबड़े में न फंस जाएं। मेरे पीछे आओ, और अकुत ने पानी के गड्ढे और दुबके हुए शेर के चारों ओर एक बड़ा घेरा बना लिया। लड़का उसके पीछे पीछे चल रहा था, उसकी हर इंद्री सतर्क थी, उसकी नसें उत्तेजना के उच्चतम स्तर पर थीं। यही जीवन था। एक पल के लिए वह कुछ मिनटों के अपने संकल्पों को भूल गया कि वह जिस स्थान पर उतरा था, उसके अलावा किसी और स्थान पर जल्दी से जल्दी तट पर जाएगा और तुरंत लंदन वापस चला जाएगा। अब वो केवल जीवन के जंगली आनंद के बारे में सोच रहा था, और जंगली जंगल के झुंड की चालाकी और ताकत के खिलाफ अपनी बुद्धि और कौशल का मुकाबला करने के बारे में, जो विशाल, अदम्य महाद्वीप के विस्तृत मैदानों और उदास जंगल के गलियारों में रहते थे। उसे कोई डर नहीं था। उसके पिता के पास उसे देने के लिए कोई नहीं था, लेकिन उसके पास सम्मान और विवेक था, और ये उसे कई बार परेशान करते थे क्योंकि वे उसकी आत्मा पर अधिकार करने के लिए स्वतंत्रता के उसके अंतर्निहित प्रेम से जूझते थे। वे नूमा के पीछे से कुछ ही दूर निकल पाए थे कि लड़के को मांसाहारी जानवर की अप्रिय गंध महसूस हुई। उसका चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। कुछ उसे लगा कि अगर अकुत ने उसे यह नहीं बताया होता कि शेर पास में है, तो भी वह उस गंध को पहचान लेता। एक अजीब सी पहचान थी, एक अजीब सी पहचान जिसने उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर छोटे छोटे बाल खड़े कर दिए और उसके ऊपरी होंठ को एक अनैच्छिक झपट्टा मारते हुए उसके लड़ाकू नुकीले दांत दिखा दिए। उसके कानों के आसपास की त्वचा में खिंचाव महसूस हुआ, मानो वे अंतघातक लड़ाई की तैयारी में उसकी खोपड़ी से सट रहे हों। उसकी त्वचा में झुनझुनी हुई।
वो एक सुखद अनुभूति से चमक उठा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह उसी क्षण एक और प्राणी बन गया, सावधान, सतर्क, तैयार। इस तरह नुमा शेर की गंध ने लड़के को एक जानवर में बदल दिया। उसने कभी शेर नहीं देखा था, उसकी माँ ने उसे रोकने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसने उनके अनगिनत चित्र देखे थे और अब वह जानवरों के राजा को देखने के लिए लालची था। जब वह अकुत के पीछे चल रहा था तो उसने एक कंधे पर नजर रखी, पीछे की ओर, इस उम्मीद में कि नुमा अपने शिकार से उठ सकता है और खुद को प्रकट कर सकता है। इस तरह हुआ कि वह अकुत से कुछ दूर पीछे रह गया और अगले ही पल उसे अचानक बंदर की चेतावनी की तीखी चीख ने उसे छिपे हुए नुमा के अलावा अन्य मामलों के चिंतन में वापस बुला लिया। अपनी आंखों को जल्दी से अपने साथी की दिशा में घुमाते हुए लड़के ने देखा कि उसके ठीक सामने रास्ते में खड़ी है, जिसने उसके शरीर के हर तंत्रिका में उत्तेजना के कंपन को दौड़ा दिया। झाड़ियों के एक झुंड से आधे शरीर को मिलाते हुए, जिसमें वह छिपी हुई होगी, एक चिकनी और सुंदर शेरनी खड़ी थी। उसकी पीली हरी आंखें गोल और घूर रही थीं, सीधे लड़के की आंखों में घुस रही थीं। 10 कदम का अंतर नहीं था। शेरनी से 20 कदम पीछे महान वानर खड़ा था, जो लड़के को निर्देश दे रहा था और शेरनी पर ताने कस रहा था, जिससे उसका ध्यान लड़के से हटकर उसकी ओर आकर्षित हो सके, जबकि वह पास के एक पेड़ की ओट में छिपा हुआ था। लेकिन सबोर को विचलित नहीं होना था। उसकी नज़र लड़के पर थी। वो उसके और उसके साथी के बीच, उसके और शिकार के बीच खड़ा था। ये संदिग्ध था, शायद उसके स्वामी और मालिक या उनके शिकार के फलों पर उसका कोई गुप्त इरादा था। शेरनी चिड़चिड़ी होती है। अकुत की दहाड़ ने उसे परेशान कर दिया। उसने एक छोटी सी गड़गड़ाहट भरी आवाज निकाली और लड़के की ओर एक कदम बढ़ाया। पेड़, अकुत चिल्लाया। लड़का मुड़ा और भाग गया और उसी क्षण शेरनी ने हमला कर दिया। पेड़ कुछ कदम दूर था। एक शाखा जमीन से 10 फीट ऊपर लटकी हुई थी और जैसे ही लड़का उस पर झपटा, शेरनी ने उस पर झपटा। एक बंदर की तरह उसने खुद को ऊपर और एक तरफ खींचा। एक बड़े अगले पंजे ने उसे कूल्हों पर एक झटका मारा, बस उसे छूते हुए। एक घुमावदार पंजे ने खुद को उसके पायजामे की कमर की पट्टी में फंसा लिया और शेरनी के तेजी से आगे बढ़ने पर उसे फाड़ दिया। आधा नंगा लड़का खुद को सुरक्षित स्थान पर ले गया, क्योंकि जानवर मुड़ा और एक बार फिर उस पर झपटा। पास के एक पेड़ से अकूत ने शेरनी को तरह तरह के गंदे नाम पुकारते हुए बड़बड़ाना और डांटना शुरू कर दिया। लड़के ने अपने गुरु के आचरण को अपनाते हुए दुश्मन के सिर पर गालियों की शीशियां खोल दी, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि शब्दों का हथियार के रूप में इस्तेमाल करना व्यर्थ है। उसने खुद को कुछ भारी चीज फेंकने के बारे में सोचा। उसके हाथ में सिर्फ सूखी टहनियां और शाखाएं थीं, लेकिन उसने इन्हें सबोर के उल्टे गुर्राते चेहरे पर फेंका, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता ने 20 साल पहले उसके सामने फेंका था, जब एक लड़के के रूप में उसने भी जंगल की बड़ी बिल्लियों को चिढ़ाया और उन्हें चिढ़ाया था। शेरनी कुछ देर तक पेड़ की टहनियों के पास बैठी रही, लेकिन अंततः या तो उसे अपनी जागने की व्यर्थता का एहसास हुआ या भूख की पीड़ा से प्रेरित होकर वह राजसी ढंग से दूर चली गई और झाड़ियों में गायब हो गई, जिसमें उसका स्वामी छिपा हुआ था, जो झगड़े के दौरान एक बार भी दिखाई नहीं दिया था। अपने शिविर से मुक्त होकर अकुत और लड़का फिर से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए जमीन पर आ गए। बूढ़े बंदर ने लड़के को उसकी लापरवाही के लिए डांटा। यदि आप अपने पीछे खड़े शेर पर इतना ध्यान न देते तो आप शेरनी को बहुत पहले ही खोज लेते, लेकिन अब तो उसे देखे बिना ही उसके पास से निकल गए, लड़के ने जवाब दिया। अकुत को दुख हुआ। ऐसा ही होता है, उसने कहा, जंगल के लोग मरते हैं। हम जीवन भर सावधानी से चलते हैं और फिर बस एक पल के लिए हम भूल जाते हैं। और उसने मांस में बड़े जबड़े के टूटने की नकल करते हुए अपने दांत पीस लिए। यह एक सबक है, उसने फिर से कहा। तुमने सीख लिया है कि तुम बहुत लंबे समय तक अपनी आंखें, अपने कान और अपनी नाक को एक ही दिशा में नहीं झुका सकते। उस रात टार्जन के बेटे को इतनी ठंड लगी जितनी उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं लगी थी। पायजामा पैंट भारी नहीं था, लेकिन वे कुछ भी नहीं होने से कहीं ज्यादा भारी थे। और अगले दिन वह तपती धूप में तप रहा था,
क्योंकि फिर से उनका रास्ता चौड़े और पेड़ रहित मैदानों से होकर जाता था। लड़के के मन में अभी भी दक्षिण की ओर यात्रा करने और सभ्यता की एक और चौकी की तलाश में समुद्र तट पर वापस लौटने का विचार था। उसने अकुत को इस योजना के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़ा बंदर अलगाव की किसी भी सलाह को नापसंद करेगा। 1 महीने तक दोनों घूमते रहे। लड़का तेजी से जंगल के नियम सीख रहा था। उसकी मांसपेशियां जीवन के नए तरीके के अनुकूल खुद को ढाल रही थीं जो उस पर थोपे गए थे। पिता की ताकतें बेटे में भी आ चुकी थीं, उन्हें विकसित करने के लिए बस कठोर होने की जरूरत थी। लड़के ने पाया कि पेड़ों के बीच झूलना उसके लिए बिल्कुल स्वाभाविक था। बहुत ऊंचाई पर भी उसे कभी भी हल्का चक्कर नहीं आया, और जब उसने झूलने और छोड़ने की कला सीख ली तो वह भारी अकुत की तुलना में कहीं अधिक फुर्ती के साथ खुद को एक शाखा से दूसरी शाखा पर फेंक सकता था। और खुले में रहने से उसकी चिकनी गोरी त्वचा सख्त और सख्त होती गई, जो अब धूप और हवा के कारण भूरी हो गई थी। एक दिन उसने एक छोटी सी धारा में नहाने के लिए अपना पायजामा जैकेट उतार दिया था, जो मगरमच्छों के लिए बहुत छोटी थी, और जब वह और अकुत ठंडे पानी में मस्ती कर रहे थे तो एक बंदर ऊपर लटके हुए पेड़ों से नीचे उतरा, लड़के के सभ्य कपड़ों का बचा हुआ एकमात्र सामान छीन लिया और उसे लेकर भाग गया। कुछ समय के लिए जैक क्रोधित हुआ, लेकिन जब वह कुछ समय के लिए जैकेट के बिना रहा तो उसे एहसास होने लगा कि आधे कपड़े पहने रहना पूरी तरह से नग्न रहने से कहीं अधिक असुविधाजनक है। जल्द ही उसे अपने कपड़ों की जरा भी कमी महसूस नहीं हुई और वह अपनी उन्मुक्त अवस्था की स्वतंत्रता का आनंद लेने लगा। कभी कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी जब वो कल्पना करने की कोशिश करता कि उसके सहपाठियों को क्या आश्चर्य होगा यदि वे उसे अभी देख पाते। वे उससे ईर्ष्या करते। हाँ, वे उससे कितनी ईर्ष्या करते। ऐसे समय में उसे उन पर तरस आता, और फिर जब वो उनके बारे में सोचता कि वे अपने अंग्रेजी घरों की विलासिता और आराम के बीच अपने माता पिता के साथ खुश हैं, तो लड़के के गले में एक बहुत ही असहज गांठ सी उभर आती और वह अपनी माँ के चेहरे को धुंध के धुंधलेपन के माध्यम से देखता जो उसकी आंखों में अनायास ही आ जाता। तब उसने अकुत को आगे बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि अब वे पश्चिम की ओर तट की ओर जा रहे थे। बूढ़े बंदर ने सोचा कि वे उसकी ही तरह के एक कबीले की तलाश कर रहे हैं। नहीं, लड़के ने अपने मन से इस विश्वास को दूर किया। जब वे सभ्यता की दृष्टि में आ जाएं तो अकुत को उनकी वास्तविक योजनाओं के बारे में बताना उचित होगा। एक दिन जब वे नदी के किनारे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो वे अचानक एक पैतृक गांव में पहुंच गए। कुछ बच्चे पानी के किनारे खेल रहे थे। उन्हें देखकर लड़के का दिल धड़क उठा। 1 महीने से ज्यादा समय से उसने कोई इंसान नहीं देखा था। क्या होगा अगर ये नंगे जंगली लोग थे? क्या होगा अगर उनकी खाल काली थी? क्या वे अपने निर्माता के सांचे में नहीं बने थे जैसे कि वह था? वे उसके भाई बहन थे। वो उनकी ओर बढ़ने लगा। एक धीमी चेतावनी के साथ अकुत ने उसे रोकने के लिए उसके हाथ पर हाथ रखा। लड़के ने खुद को झटक कर छुड़ाया और अभिवादन की आवाज के साथ आगे बढ़कर आबनूस खिलाड़ियों की ओर बढ़ा। उसकी आवाज सुनकर हर किसी का सिर खड़ा हो गया। एक पल के लिए आंखें चौड़ी करके उसे देखते रहे और फिर डर के मारे चीखते हुए बच्चे मुड़े और गांव की ओर भाग गए। उनके पीछे पीछे उनकी माएं दौड़ी चली आ रही थीं और गांव के दरवाजे से अलार्म बजने पर योद्धाओं का एक समूह आया जो अपने हाथों में भाले और ढाले लेकर जल्दी जल्दी भाग रहे थे। उसने जो घबराहट पैदा की थी उसे देखकर लड़का रुक गया। उसके चेहरे से खुशी भरी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि जंगली चिल्लाहट और धमकी भरे हाव भाव के साथ योद्धा उसकी ओर भाग रहे थे। अकुत उसे पीछे से बुला रहा था कि वो मुड़कर भाग जाए। उसे बता रहा था कि अश्वेत उसे मार डालेंगे। एक पल के लिए वह उन्हें आते हुए देखता रहा, फिर उसने अपना हाथ उनकी ओर उठाया और उन्हें रुकने का संकेत दिया। साथ ही उसने कहा कि वह एक मित्र के रूप में आया है, कि वो केवल उनके बच्चों के साथ खेलना चाहता था। बेशक उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे वे नहीं समझ पाए, और उनका जवाब वही था जो कोई भी नग्न प्राणी जो अचानक जंगल से निकलकर अपनी महिलाओं और बच्चों पर हमला करता है उसे उम्मीद हो सकती है, भालों की बौछार। भालों ने लड़के को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं।
फिर से उसकी रीढ़ की हड्डी में झुनझुनी हुई और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से और सिर के ऊपरी हिस्से पर छोटे बाल खड़े हो गए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उनमें घृणा भड़क उठी और एक पल पहले उनके चेहरे पर जो खुशी भरी मित्रता की अभिव्यक्ति थी, वह मुरझा गई। एक धीमी सी दहाड़ के साथ, जो कि एक हैरान जानवर की तरह होती है, वह मुड़ा और जंगल में भाग गया। वहां एक पेड़ पर अकुत उसका इंतजार कर रहा था। बंदर ने उसे भागने के लिए उकसाया, क्योंकि बुद्धिमान बूढ़ा मानव जानता था कि वे दोनों, नग्न और निहत थे, उन तगड़े काले योद्धाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे जो निस्संदेह जंगल में उनकी तलाश करेंगे। लेकिन टार्ज़न के बेटे में एक नई शक्ति ने हलचल मचा दी। वह एक लड़के की तरह खुशी और खुले दिल से इन लोगों से दोस्ती का प्रस्ताव रखने आया था जो उसके जैसे ही इंसान थे। उसे संदेह और भालों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने उसकी बात तक नहीं सुनी थी। क्रोध और घृणा ने उसे खा लिया था। जब अकुत ने उसे तेजी से आगे बढ़ने के लिए कहा तो वह पीछे हट गया। वह लड़ना चाहता था, लेकिन उसके तर्क ने ये सब स्पष्ट कर दिया कि इन हथियारबंद लोगों का अपने नंगे हाथों और अपने दांतों से सामना करना उसके जीवन का मूर्खतापूर्ण बलिदान होगा। जब युद्ध की संभावना करीब आ रही थी, तो लड़के को अपने दांतों, अपने लड़ाकू नुकीले दांतों के बारे में पहले से ही याद था। पेड़ों के बीच से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसने अपनी आंखें अपने कंधों पर टिका रखी थीं, हालांकि अब वह उन अन्य खतरों की संभावनाओं की उपेक्षा नहीं कर रहा था जो उसके दोनों ओर या आगे छिपे हो सकते थे। शेरनी के साथ उसके अनुभव को सबक की स्थायिता सुनिश्चित करने के लिए दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। पीछे से वह जंगली लोगों को चिल्लाते और चीखते हुए आगे बढ़ते हुए सुन सकता था। वह तब तक पीछे रह गया जब तक कि पीछा करने वाले नजर नहीं आ गए। उन्होंने उसे नहीं देखा, क्योंकि वे पेड़ों की शाखाओं के बीच मानव शिकार की तलाश नहीं कर रहे थे। लड़का उनसे थोड़ा आगे रहा। शायद 1 मील तक उन्होंने खोज जारी रखी और फिर वे गांव की ओर वापस मुड़ गए। यह लड़के के लिए अवसर था जिसका वह इंतजार कर रहा था, जबकि बदले का गर्म खून उसकी नसों में बह रहा था जब तक कि उसने लाल धुंध के माध्यम से अपने पीछा करने वालों को नहीं देखा। जब वे वापस मुड़े तो वह मुड़ा और उनके पीछे चला गया। अकुत अब नजर नहीं आ रहा था। ये सोचकर कि लड़का पीछे आ गया है, वह आगे बढ़ गया था। वह उन घातक भालों की सीमा में भाग्य को लुभाने की इच्छा नहीं रखता था। चुपचाप एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर खिसकता हुआ लड़का लौटते योद्धाओं के पदचिह्नों का पीछा करता रहा। आखिरकार एक अपने साथियों के पीछे आ गया जब वे गांव की ओर एक संकरी पगडंडी पर चल रहे थे। लड़के के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान चमक उठी। वह तेजी से आगे बढ़ा जब तक कि वह बेहोश काले आदमी के ऊपर नहीं पहुंच गया, उसका पीछा करते हुए जैसे शीता, तेंदुआ अपने शिकार का पीछा करता है, जैसा कि लड़के ने शीता को कई मौकों पर करते देखा था। अचानक और चुपचाप वह अपने शिकार के चौड़े कंधों पर आगे और नीचे कूद गया। संपर्क के क्षण में उसकी उंगलियों ने आदमी के गले को ढूंढा और पाया। लड़के के शरीर के वजन ने काले आदमी को जोर से जमीन पर गिरा दिया। उसकी पीठ में घुटने उसे मारते समय सांस लेने से रोक रहे थे। फिर मजबूत, सफेद दांतों का एक सेट उसकी गर्दन में कस गया और मांसल उंगलियों ने उसकी सांस की नली को और कस दिया। कुछ समय के लिए योद्धा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हटाने के प्रयास में खुद को इधर उधर फेंकते हुए पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन इस दौरान वह कमजोर होता जा रहा था और इस दौरान वह भयानक और खामोश चीज जो उसे दिखाई नहीं दे रही थी, उससे चिपकी हुई थी और उसे धीरे धीरे पगडंडी के एक तरफ झाड़ियों में खींच ले गई। आखिरकार खोजकर्ताओं की चुभती आंखों से सुरक्षित वहां छिपकर, ताकि वे अपने साथी को न पा सके और उसे वापस न ला सके, उस लड़के ने अपने शिकार के शरीर से प्राण निकाल लिए। आखिरकार अचानक संघर्ष और फिर शिथिलता से उसे पता चला कि योद्धा मर चुका है। फिर एक अजीब सी इच्छा ने उसे जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और रोमांचित हो उठा। अनजाने में वह अपने पैरों पर कूद पड़ा और अपने शिकार के शरीर पर एक पैर रख दिया। उसका सीना फूल गया। उसने अपना चेहरा आसमान की ओर उठाया और एक अजीब अजीब चीख निकालने के लिए अपना मुंह खोला जो बाहरी अभिव्यक्ति के लिए उसके भीतर चीख रही थी, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। वो बस 1 मिनट तक वहीं खड़ा रहा,
उसका चेहरा आसमान की ओर मुड़ा हुआ था, उसकी छाती दबी हुई भावनाओं से भरी हुई थी, प्रतिशोध की एक सजीव मूर्ति की तरह। टार्ज़न के बेटे की पहली महान हत्या को चिन्हित करने वाली खामोशी उसके सभी भावी हत्याओं का प्रतीक थी, ठीक उसी तरह जैसे बैल बंदर की विभत्स विजय पुकार ने उसके शक्तिशाली पिता की हत्याओं को चिन्हित किया था।